Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain, and today we shall be discussing the next video, and the last video for this chapter is development of SSI, small scale industry, a policy instrument to promote the goals of employment and equity. अब देखिए क्या हुआ था कि जब भी हम SSI की बात करते हैं या व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या था कि सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि जब भी हमने अपनी ग्रोथ की बात की तो हम लोगों ने उसको दो भागों में डिवाइड किया। इंडिया की ग्रोथ की जब बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेशली, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक था कि ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है ना। आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये क्या है, ये एक बेसिक नीड्स होती हैं जो किसी भी कंट्री को डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद करती हैं, और उसके साथ में सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि मतलब अगर आप देखें तो ऐसा ना हो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हैं और मैनपुरी में कुछ भी नहीं, ठीक है ना, जो अभी भी नहीं अचीव हो पाया है। लेकिन कोशिश यही थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू सोशल जस्टिस आए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो आज के टाइम पे वो है, उसका जो कैपिटल है वो मोर देन 5 करोड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 1951 की बात करें तो ये लिमिट थी 5 लाख, मोर देन 5 लाख नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो रोल था वो किसने बताया कि बहुत अच्छा रहेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर हम साथ लेके चलें, वो बताया कार्वे कमेटी ने। किसने? कार्वे कमेटी, ठीक है। और किस में बताया? 1955 में, ठीक है ना। और इसके साथ में उन्होंने क्या बताया कि विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी इसको बोला जाता है, ये कार्वे कमेटी को विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है ना। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, ठीक है। सबसे पहला क्या था, एसएसआई इज़ अ लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। अब देखो क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, 2 तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, यानी कि जब भी हम बात करते हैं तो लेबर हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मशीन्स की अपेक्षा, ठीक है ना। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि हम पैसा ज़्यादा लगा के मशीन्स ज़्यादा खरीद लेते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो हम कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और देखिए एक चीज़ और थी इसमें ही रह गई कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमने क्यों अपनाई, क्योंकि हमारे यहाँ जब हमें अंग्रेज़ छोड़ के गए तो उस समय में क्या था कि हमारे यहाँ लेबर का सरप्लस बहुत था। यानी कि 1947 में जब अंग्रेज़ गए तो बेरोज़गार लोग बहुत थे, तो हमारे लिए क्या अच्छा था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा बेरोज़गार हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ एसएसआई शोज़ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। अगर हम बात करते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को वहीं पे लगाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है जिसके पास में उनका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ लगेगी, जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल आ सके आसानी से, ठीक है ना। या अगर स्टील प्लांट कहाँ लगेगा, भिलाई वगैरह में, जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स से आपको अगर कोई भी चूड़ी का कारखाना है, ठीक है ना, तो आप कहीं भी उसको स्थापित कर सकते हैं। या लेट्स से कोई आप हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट कहीं भी काम कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको कहीं भी शुरू कर सकते हैं, आपको रॉ मटेरियल की इतनी दिक्कत नहीं है। स्टील के लिए, स्टील का रॉ मटेरियल कहीं भी लाने में आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा उससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एसएसआई ने क्या शो किया, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोकेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो इक्वालिटी ओरिएंटेड जो ग्रोथ थी वो हुई हमारे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एसएसआई क्या है, स्मॉल मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो इससे क्या हुआ, ये एक इक्विटी ओरिएंटेड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े लोग हैं सिर्फ वही इसको स्थापित कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि 5 करोड़ रुपए, अगर आज के टाइम पे आप बात करते हो तो 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से, ठीक है ना, लार्ज स्केल प्लांट से, जहाँ मतलब
1000 करोड़ की बात होती है या 500, 600, 1000 करोड़ की बात होती है, उसके मुकाबले तो बहुत कम है ना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक मीडियम दर्जे का जो व्यापारी है, ठीक है, वो भी इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्थापित कर सकता है, या कुछ व्यापारी आपस में, छोटे व्यापारी भी मिलके इसको स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीचर्स क्या क्या थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के 1950 से 1990 के बीच, ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, पब्लिक एंटरप्राइजेज वर टू प्ले द सेंट्रल रोल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज थे यानी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज थे, उन्हें मेन रोल दिया गया, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज को सेकेंडरी रोल दिया गया ग्रोथ प्रोसेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और उसको भी परमिट राज के अंडर में, यानी कि आपको कोई भी काम करना होता था तो गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता था, ठीक है ना। तो लाइसेंस मतलब परमिट से मतलब लाइसेंस लेना पड़ता था आपको किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे उसको कोशिश हमने ये की कि हम उसे अपने यहाँ ही मतलब पैदावार कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमें कहीं से कोई चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे हम लोग एक सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़े, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था, देखिए जब भी कोई चीज़ आप कहीं किसी विदेश से मंगाते हैं तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो कम होता जाता है। जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करेंगे उतना ही कम आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता जाएगा, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन टर्म्स ऑफ डॉलर और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, ठीक है ना, वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा। एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड। अब देखिए क्या था कि आपकी एक नई इंडस्ट्री थी, सनराइज इंडस्ट्री थी, यानी कि सनराइज इंडस्ट्री उसको बोलते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जो नई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। तो नई इंडस्ट्री थी, उसको हमें प्रोटेक्ट करना था, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए सबसे पहले तो जो इम्पोर्ट्स थे उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा दी, ठीक है ना, कि अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगी हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो वैसे ही प्रोटेक्ट हो गए। फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटाज, यानी कि आप पे एक लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप्ड विद द व्यू ऑफ बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस फॉर द कंट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हमने इस हिसाब से डेवलप किया कि हमारे कंट्री के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस तैयार हो। इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस से मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आयन हो, यानी कि ऐसी चीज़ें तैयार हों जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप करने में हेल्प हो, ठीक है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री was to be developed with the view of achieving the objectives of employment and equity। अब देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हमने किसके लिए प्रमोट किया कि एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और इक्विटी से मतलब कि ऐसा ना हो कि विलेजेस और सिटीज़ के बीच में बहुत बड़ी खाई हो जाए या बहुत बड़ी गल्फ हो जाए, ठीक है ना, वो चीज़ सही नहीं होती, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके गुड और बैड इफेक्ट्स देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इन्हें भी। तो अगर हम गुड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ गोट अ बिग पुश। अगर हम देखें 1950 से 1990 के बीच जो इंक्रीज़ रहा वो रहा अबाउट 6%, ठीक है। और अगर हम बात करें कि डाइवर्सिफिकेशन की, तो हमारी जो इंडस्ट्री जो थी, जो नई इंडस्ट्री थी, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जुड़ गए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हम करने लगे, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और हमारी जो इकॉनमी थी वो एक इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकॉनमी की तरह सामने आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एसएसआई, यानी कि जो ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड एन इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन इकॉनमी। अब अगर हम बात करते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो थी हमारी, उन्हें जो काम दिया गया था उन्होंने वो काम काफ़ी हद तक किया, यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट हमारी इकॉनमी को दिया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक जो इफेक्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हमें मदद मिली, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन होने पे क्या होता है, उसके बाद हमारे यहाँ सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस चाहिए, वो किसने बनाया, हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने ही बनाया। लेट्स से कि अगर कोई प्लांट कहीं पे लगा है तो उसका माल कहीं पहुँचाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेन का बेस चाहिए, क्योंकि मालगाड़ियाँ चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स अच्छी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स वगैरह चाहिए, तो ये सब किसने काम किया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ एसएसआई मॉडल
मेड अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब देखिए एसएसआई मॉडल ने बहुत हद तक क्या किया कि सोशल जस्टिस को साथ में रखते हुए हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि ग्रोथ पैटर्न जो था सोशल जस्टिस के हिसाब से, तो इसने काफ़ी ग्रोथ दिखाई, ठीक है ना। ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन गलती कहाँ हुई वो हम अब आगे देखते हैं, ठीक है ना, बैड इफ़ेक्ट्स में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैड इफ़ेक्ट्स की, तो बैड इफ़ेक्ट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्नड आउट टू बी डेड सोशल वेट। अब देखिए क्या हुआ कि जब सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दिया तो फिर क्या हुआ, इनएफिशिएंसी आई। देखिए सरकारी कोई भी आदमी हो जाता है तो फिर उसके काम में इनएफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है ना। तो वो इनएफिशिएंसीज दिखाई दी, करप्शन दिखाई दिए, लीकेजेस यानी कि जो आपके यहाँ चोरियाँ वगैरह थी वो होने लगी, ठीक है। लीकेजेस से मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा था वो पूरी तरह से काम में नहीं आ रहा था, कि आपने 1 करोड़ दिया और आपका जो पैसा पहुंचा दूसरे तक वो कितना पहुंचा, 80 लाख या 70 लाख, तो उसको क्या बोला हमने, लीकेज, ठीक है। पिल्फरेज इमर्ज्ड एज देयर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी मतलब करप्शंस वगैरह हुए जिनकी वजह से हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी वो डेड सोशल वेट की तरह से सामने आई, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बीएसएनएल की, बीएसएनएल आज बिकने की कगार पे है। रीज़न क्या है, बहुत सारे करप्शंस उसमें किए गए, तो जो भी उनके अधिकारी वगैरह रहे उनकी तरफ से, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें तब भी होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ बट इट फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। अब देखिए क्या हुआ कि आपने प्रोटेक्शन तो दे दिया अपनी इंडस्ट्री को, ठीक है ना, अब आपके हिसाब से उन्होंने ग्रोथ भी कर ली, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जैसे ही आप अपना मार्केट खोलेंगे दुनिया के लिए, तो दुनिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही इनफेमस हो जाएंगे, यानी कि लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके प्रोडक्ट नहीं बने, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या, तो देखिए डोमेस्टिक, जब तक आपके साथ में कंपटीशन नहीं होगा तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब आपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर दिया तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ तो ऐसी थी कि जिनकी मोनोपोली हो गई, यानी कि एक ही कंपनी कोई काम कर रही है और कोई है ही नहीं कंपटीशन में। तो जब तक कंपटीशन ना हो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रादर देन जनरेटिंग इट थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखिए क्या हुआ, दो चीज़ें होती हैं, आपने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर लिया यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, वहीं आप इस पे ध्यान देते कि हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ा दें, ठीक है ना। इंपोर्ट जो चल रहा है उसको चलने दो, एक्सपोर्ट अपना बढ़ा दें, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आता भी और थोड़ा बहुत निकल भी जाता, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, एक्सपोर्ट पे ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या हुआ 1990 के एंड तक आते आते हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो क्या हुआ, वो बिल्कुल ख़त्म सा होने लगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि लेट्स से कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो तो खाली हो रहा था ना। और एंड तक आते आते हमारे पास जो गोल्ड रिज़र्व था वो बिल्कुल बॉटम तक पहुंच गया कि हमें 1990 में वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो करना पड़ा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि गुड और बैड इफेक्ट दोनों ही थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि 1990 तक आते आते कुछ ऐसा हुआ हमारी इकोनॉमी में कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जाना पड़ा, यानी कि जो अभी तक हम कर रहे थे उससे बिल्कुल शिफ्ट होना पड़ा। उसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ 6th चैप्टर, ठीक है ना, उसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चंस मैं आपको PDF के रूप में अभी प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।